नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा, आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे विटामिन B12 की, जिसे कोबैलामिन भी बोला जाता है और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आप सभी को मालूम है कि इसकी डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। हर दूसरा तीसरा बंदा बोल रहा है कि मेरे में विटामिन B12 कम है। अगर मैं डेटा की बात कर लूँ तो 47% ऑफ जनता वो है जिनके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है और 26% ऑफ जनता वो है जिसमें विटामिन B12 सफिशिएंट ही नहीं है। तो अगर इतना मेजर टॉपिक है तो इस पे बात करना बनता है और समझना बनता है कि डेफिशिएंसी है क्यों और इसके लिए क्या क्या उपाय रहते हैं उसे सही करने के। आइए साथ में जुड़ते हैं और बात करते हैं। बहुतों के मन में ये ख्याल आया होगा कि लो मतलब कितना लो, मतलब किसको लो मानेंगे। तो अगर आपका विटामिन B12 200 पिकोग्राम पर ml से डाउन है तो आप डेफिशिएंसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। 200 से 300 की रेंज में है तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं और अगर 200 से 900 के बीच में है तो ये नॉर्मल माना जाता है। अब ये जो विटामिन B12 है ये हमें मिलता कहाँ से है? रेड मीट लगा लीजिए, नॉनवेज लगा लीजिए, एग्स लगा लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, इतने सारी चीज़ों से हमें ये मिल रहा है, फिर भी इसकी डेफिशिएंसी है क्यों? तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहला कारण अगर हम मान ले तो वो कारण आपका डाइटरी इनटेक ही है। मतलब कि आपने ये तो सुन लिया कि इतने इतने फूड आइटम्स में ये हमें विटामिन B12 बहुत सफिशिएंट मात्रा में मिलता है, पर कितने लोग नॉनवेज खाते हैं या फिर कितने लोग रेगुलर बेसिस पे डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं? अगर खाते हैं फिर भी विटामिन B12 कम है तो कारण कुछ और भी हो सकता है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन जो पहला कारण मैंने बताया वो क्या है कि आपका डाइटरी इनटेक ही प्रॉपर नहीं है। मतलब आप वो खान पान ही नहीं रख रहे हैं जिसमें विटामिन B12 की सफिशिएंसी है। दूसरा जो कारण है वो कारण है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर में कुछ दिक्कत होना। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब ये क्या होता है? आप ऐसा मान लीजिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने का काम करती है। अब आप प्रॉपर खा तो रहे हैं लेकिन अगर वो शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका जो इंट्रिंसिक फैक्टर, आपके स्टमक में पैराइटल सेल्स रहती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं इस इंट्रिंसिक फैक्टर को, अगर इसमें ही कुछ दिक्कत हुई तो आपका विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब सही से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप चले जाएंगे डेफिशिएंसी की तरफ। इसके लिए एक टेस्ट भी रहता है। अगर आपका खान पान सब सही है और फिर भी कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है तो इस जांच की तरफ डॉक्टर्स जाते हैं। तो दो केस हमें समझ आ गए, पहला खाने की कमी, दूसरा हमें समझ आ गया कि एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, कुछ फैक्टर की कमी है। तीसरे कारण पे चलते हैं कि मानो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर भी बिल्कुल सही है फिर भी विटामिन B12 की कमी है, तो वो क्यों हो सकता है? हो सकता है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का भी इलियम पार्ट, जहाँ पे आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब होना था वहाँ पे ही कोई दिक्कत हो। मतलब कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही किसी तरीके का इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, कोई और बीमारी हो, उस वजह से भी आपका विटामिन B12 जो है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से आप किस कैटेगरी में चले जाएंगे? विटामिन B12 डेफिशिएंसी की तरफ। और कारण जो होते हैं वो ये भी हो सकता है कि आपकी कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है अगर, तो भी आप विटामिन B12 डेफिशिएंसी की तरफ जा सकते हैं। या फिर बात कर लें डायबिटीज़ वालों की जो बहुत लंबे टाइम से मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, उनमें भी ये नोटिस में आ रहा है कि उनको एक स्टेज पे आके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मिल रही है। तो उन्हें ये एडवाइस भी किया जा रहा है कि जो भी डायबिटीज़ के बहुत पुराने पेशेंट्स हैं जो मेटफॉर्मिन बहुत ही लंबे समय से ले रहे हैं, वो टाइम टू टाइम अपना रेगुलर विटामिन B12 चेक कराते रहें। एक और मेडिसिन जो दिक्कत ला सकती है आपके विटामिन B12 में वो क्या है? अगर आप लंबे टाइम से एंटासिड्स ले रहे हैं, मतलब पेंटाप्राजोल, रेमिप्राजोल, मतलब आपकी भाषा में बोल लें तो अगर आप गैस की गोली बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं तो ये डायरेक्ट विटामिन B12 पे फर्क नहीं डाल रही है, ये फर्क डाल रही है आपके इंट्रिंसिक फैक्टर पे, जो कि आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब करता था। अगर उसमें दिक्कत आने लगी तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका विटामिन B12 में भी दिक्कत आपको दिखने लगेगा, मतलब कि वो कमी की साइड पे जाने लगेगा। ये सारी बात हो गई। एक और केस जो हो सकता है वो भी जान लेते हैं। अब मानो आपका सब बराबर है, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर बराबर है, आपका डाइटरी इंटेक बराबर है, पर क्या हुआ कि आपके इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज आ गई। मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मानो आप कांच की प्रोडक्शन, ग्लास की प्रोडक्शन कर रहे हो, कांच बन रहा है, ग्लास बन रहा है, सामने कुछ ऐसा रखा है कि वो बन रहा है और टूट रहा है, बन रहा है और टूट रहा है। सेम क्या हो रहा है
कि आपका इंट्रिंसिक फैक्टर तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, लेकिन उसको रोकने वाली एंटीबॉडीज आ गई हैं, जिसकी वजह से आपका जो विटामिन B12 है वो सही होके भी सही नहीं हो रहा है। मतलब कि जिसका लेवल सही होना चाहिए था, एब्जॉर्ब सही होना चाहिए था, उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा आ गया है। इसे बोलते हैं दोस्तों कि आपका शरीर ही आपका घातक हो रहा है। मतलब कि ऑटो इम्यून डिजीज ये केस रहता है आपका पर्नीशियस एनीमिया का। यहाँ पे गूगल डॉक्टर्स बहुत सारे हैं जो बहुत बार देख के जान चुके होंगे कि विटामिन B12 के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वो तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, वो आपके गूगल बाबा ने आपको कुछ हद तक बता ही दिया होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि सिम्टम्स क्या आते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के। सबसे पहला सिम्टम जो आपको मिलता है वो मिलता है थकान रहने लग जाती है। वो क्यों रहती है? जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के पेशेंट्स होते हैं उनमें अनीमिया रहने लगता है, खून की कमी रहने लगती है, जिसकी वजह से आपका रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन जो है वो सही से नहीं हो पाता है। अब वो सही से नहीं होता तो वही आपका मीडियम था पूरे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का। जब वही सही से नहीं है तो ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी में सही से नहीं पहुंचेगी तो आपको थकान रहने लग जाएगी। दूसरे सिम्टम की तरफ बात कर लेते हैं। आप अगर जीभ को देखेंगे, ग्लोसाइटिस इसे बोलते हैं, अगर जीभ को देखेंगे तो आपको जीभ पेनफुल दिखेगी, रेड दिखेगी और साथ ही में इन्फ्लामेशन वहाँ पर दिखेगा। तीसरे सिम्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि विटामिन B12 का फंक्शन सीधा सीधा CNS पे भी होता है, उस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि बंदे का कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहता है। मतलब कि वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगेगा, ये बातों को बहुत जल्दी समझ नहीं पाएगा, रिलेट नहीं कर पाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। और एक लक्षण जो मिलता है वो क्या है? पेशेंट बोलता है कि हाथ पैरों में झंझनाहट रहने लगी है। मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में कुछ चल रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन या फिर बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को फील होती है अपने हाथ और पैरों में। साथ ही में क्या मिलता है कि उसको, जैसे मैंने बताया, कि मूड डिस्टर्बेंस रहने लगेगा, कंसंट्रेट वो नहीं कर पाएगा और साथ ही में उसको कभी कभी हेडेक भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं GI सिम्टम्स की तरफ। मतलब कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स उसको क्या आएंगे? पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि नोजिया फील होने लगे, मतलब उल्टी का मन करने लगे, या फिर कभी पेट खराब हो जाए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कभी पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ मतलब ब्लोटिंग पेशेंट फील करे, ये भी देखने को मिलता है। मेल्स की बात कर ले तो उनमें दोस्तों एक टाइम पे देखने को मिलता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और साथ ही में बहुत ही लेट स्टेजेस में क्या देखने को मिल सकता है कि विजन डिस्टर्बेंसेस भी आने लगे हैं। मतलब आपकी आईसाइट भी वीक होने लगी है, आपको धुंधला दिखने लगा है। बहुत हद तक समझ आ गया विटामिन B12 क्या है, कमी क्या है, लक्षण क्या है। अब बात कर लेते हैं इलाज की तरफ कि किसी चीज़ की कमी आई है तो इलाज तो होगा, तो इलाज क्या है? कारण के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहला कारण जो मैंने बताया था कि अगर आपका डाइटरी इनटेक पुअर है तो सोर्सेज क्या रहते हैं आपके विटामिन B12 के, जो आप डाइट के थ्रू ले सकते हैं। सबसे पहला तो आपका वही डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे पहला हो गया आपका दूध। अगर आप रोज दूध लेते हैं, 1 गिलास दूध आपका 50 से 70% विटामिन B12 की कमी को पूरा कर देता है। साथ ही में बात कर लेते हैं, दही ले सकते हैं आप, पनीर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। मतलब डेयरी आइटम्स आप जितना लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही में अंडे ले सकते हैं आप, एग्स। एक एग आपका 25% विटामिन B12 डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो आप अंडे भी डेफिनेटली ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज विल बी अ वेरी ग्रेट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस विटामिन B12 डेफिशिएंसी। चने या फिर स्प्राउटेड दाल भी आप लोग खा सकते हैं। स्प्राउटेड दाल कोशिश कीजिए 2 दिन पुराना तो कम से कम हो ही, पानी आप उसका चेंज करते रहिए। साथ ही में सब्जियों में बात कर लें दोस्तों तो गाजर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और पालक। पालक में जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि आपको काटने के बाद पालक को नहीं धोना है। आप पहले पालक धो लीजिए, उसके बाद काट के बनाइए और फिर खाइए। इनके साथ साथ हो सकता है कि आपकी ओरली भी टेबलेट्स चल जाए अगर आपकी सिर्फ खाने से पूर्ति नहीं हो रही है। इंजेक्शंस किस केस में लगते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। या तो कमी बहुत ज़्यादा है, या फिर आपका, मैंने जो बताया कि पेट में आपका इंट्रिंसिक फैक्टर अगर गड़बड़ है, तो वो क्यों लगते हैं? आप जो दवाई ले रहे हैं वो मुंह से ही ले रहे हैं, तो वो जाएगी तो पेट से होती हुई ना, लेकिन पेट में तो आपका जो फैक्टर एब्जॉर्ब करना है वो ही खराब है, तो फिर क्या फ़ायदा है गोली देने का। ऐसे केस में कोशिश करते हैं कि इंजेक्शंस की तरफ हम लोग चले जाएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।